चलिए आज आपको ले चलते हैं लोएन किंगडम के दिल में, बैकलैंड शहर की धुंध भरी गलियों में। अब ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ हर आलीशान इमारत के साये में गहरे गहरे रहस्य और बहुत ही खतरनाक साजिशें पनपती हैं। तो इस पूरी पड़ताल में ना हम एक एक करके 5 परतें खोलने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि शहर का ये जाल आखिर है कितना उलझा हुआ। फिर टैरो क्लब के एक अनोखे दांव पर नजर डालेंगे। उसके बाद शिकारी और शिकार का खेल शुरू होगा। हम एक शैडो किंग की चाल को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में एक एंजल की चेतावनी के साथ इस पूरे रहस्य की तह तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बैकलैंड का उलझा हुआ जाल। देखिए, ये एक ऐसा शहर है जहां कहते हैं कि हर साये के पीछे एक राज छिपा है। और बात सिर्फ राज की नहीं है, एक ही वक्त पर कई खतरनाक साजिशें एक साथ चल रही हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक खोज से। पुलिस को एक लाश मिलती है और उसकी रिपोर्ट में जो लिखा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लिखा था कि वो नग्न था और उसके शरीर पर गहरे और हल्के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई रस्म निभाई गई हो। मतलब साफ था, ये कोई आम मर्डर नहीं था। ये तो शहर में चल रहे किसी शैतानी अनुष्ठान की पहली दस्तक थी। अब इस अंधेरे में ना कई खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। एक तरफ है अमीर उद्योगपति ड्वेन डॉन्टेज, जो शहर के एलीट क्लास की जासूसी कर रहे हैं। दूसरी तरफ है ऑड्री हॉल, एक अर्ल की बेटी जो मनोवैज्ञानिकों के एक सीक्रेट ग्रुप में घुसपैठ कर चुकी हैं। फिर आते हैं एक वैम्पायर एमिलिन वाइट, जो एक विद्रोही पंथ के खिलाफ अपने मिशन पर हैं। और हाँ, एक लेखिका फोर्सवॉल और जासूस शियो डेरेचा भी हैं, जो एक शापित महल के रहस्य में बुरी तरह फंस गई हैं। मजे की बात यह है कि ये सब अपनी अपनी पहेलियां सुलझा रहे हैं और इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इन सब के धागे एक ही बड़ी साजिश से जाकर जुड़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस दुनिया के 2 जरूरी नियम समझ लेते हैं। पहला है बियॉन्डर। ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं कि रहस्यमयी पोशन पीकर सुपर पावर्स हासिल कर लेते हैं। और दूसरा है द टैरो क्लब। ये मिस्टर फूल नाम के एक रहस्यमयी शख्स का एक सीक्रेट ग्रुप है, जहां सदस्य एक आध्यात्मिक दुनिया में मिलते हैं और वहीं जानकारी शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द टैरो क्लब का दाव। ये वो जगह है जहां अलग अलग दुनिया के लोग एक साथ आते हैं और यही वो अनोखी ताकत है जो हमारे इन सारे हीरोज को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, एक वैम्पायर, एक रईस लड़की और एक उद्योगपति, ये तीनों बिना कभी एक दूसरे से मिले एक टीम कैसे बना सकते हैं? ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है टैरो क्लब के काम करने के अनोखे तरीके में। चलिए इसको एक मिशन के जरिए समझते हैं। टास्क ये था कि एक सैंक्विन मतलब एक वैम्पायर को एक खास चर्च तक लाना था। तो हुआ ये कि सबसे पहले जस्टिस ऑड्रे ने टारगेट को हिप्नोटाइज किया और उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड डाल दिया। फिर द मून एमिलिन ने एक जानी दुश्मन का नाटक किया, जिससे टारगेट उसका पीछा करने पर मजबूर हो गया। और ये पूरा ऑपरेशन कामयाब हो, इसके लिए द वर्ल्ड क्लीन ने एक बहुत ही पावरफुल जादुई चीज दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट, और कमाल की बात ये कि ये सब बिना एक दूसरे से मिले हुआ। और यहीं से खेल एक नए लेवल पर पहुंच जाता है, शिकारी और शिकार। अब बात इतनी बड़ी हो जाती है कि डेमी गॉड यानी आधे देवता भी सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। टैरो क्लब की छानबीन उन्हें सीधा उन लोगों से भिड़ा देती है जो इंसान और भगवान के बीच की कड़ी हैं। और उनके सामने कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं थे। पहला था हुइन रैम्बिस, एक डेमीगॉड साइकियाट्रिस्ट जो किसी के भी दिमाग पर काबू कर सकता था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर। और दूसरा कोनाज किलगोर, MI9 का एक डेमीगॉड लॉयर जो नियमों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था, मतलब लूप होल्स का उस्ताद। तो हुइन रैम्बिस ने सोचा कि ऑड्रे का दिमाग एक आसान शिकार है। उसके लिए एक रईस लड़की का दिमाग बस एक चारा था जिस पर वो आसानी से हमला कर सकता था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक जाल में कदम रख रहा है। द वर्ल्ड ने बीच में आकर ऑड्रे के दिमाग को एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल दिया जिसे खुद मिस्टर फूल की रहस्यमयी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही थी। रैम्बिस एक ऐसी दुनिया में जा फंसा जो उसकी सोच से, उसकी समझ से कोसों दूर थी। उधर कोनाज किलगोर के लिए जाल बिछाया गया, एक हवेली में जो कठपुतलियों से भरी हुई थी। क्लेन ने अपनी कंट्रोल की हुई कठपुतलियों की पूरी फौज उतार दी और उस डेमीगॉड की जो हकीकत को बदलने की ताकत रखता था, उसी की हकीकत बदल कर रख दी। और नतीजा
नतीजा ये हुआ कि टैरो क्लब के इस ऑपरेशन ने दो बहुत ही ताकतवर डेमीगॉड्स को पकड़कर बेअसर कर दिया। ये उनके टीम वर्क की एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वक्त है पर्दे के पीछे की असली कहानी देखने का। चौथा हिस्सा, एक शैडो किंग का खेल। और यहाँ पता चलता है कि ये डेमीगॉड तो खुद किसी और के खेल में सिर्फ सिपाही थे। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लोएन का शाही परिवार, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट और MI9, ये सब के सब आपस में मिले हुए थे। व्हेन रैम्बस और कोनस किलगर्ड जैसे डेमीगॉड्स सीधा किंग जॉर्ज III के लिए काम कर रहे थे, और उनका असली मकसद एक बहुत बड़ा गुप्त अनुष्ठान करना। जब उनसे पूछताछ हुई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये दोनों डेमीगॉड किसी और के नहीं बल्कि लोएन के सम्राट किंग जॉर्ज III के आदेश पर काम कर रहे थे। मतलब बैकलैंड में जो भी केओस फैला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था। पर एक मिनट, क्या वाकई राजा ही असली खिलाड़ी है, या फिर वो भी किसी और के बड़े खेल में सिर्फ एक मोहरा है? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आता है, एंजल की चेतावनी। अब हम नश्वर दुनिया के मामलों से परे देखने वाले हैं। कहानी अब लौकिक यानी कॉस्मिक लेवल पर पहुंचती है, जहां देवता जैसी शक्तियां पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रही हैं। और तभी मिस्टर फूल की एक घोषणा सब कुछ बदल के रख देती है। वो कहते हैं, एडम देवत्व के एक कदम और करीब है। एडम, ये है असली कठपुतली चलाने वाले का नाम। तो ये किंग ऑफ एंजल्स आखिर है कौन? समझिए कि ये वो हस्ती है जो एक सच्चे भगवान के सबसे करीब होती है। ये उन 8 असली और सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक थे जिन्होंने प्राचीन सूर्यदेव की सेवा की थी। इनकी ताकत किसी भी डेमीगॉड या राजा की सोच से भी बहुत बहुत ज्यादा है। एडम का हाथ सदियों से घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है। प्राचीन काल में वो दुनिया की नजरों से छिप गया। फिर कई सालों बाद सम्राट रसेल की डायरी में एक चेतावनी मिली, स्पेक्टर से सावधान रहना। और आज स्पेक्टर पाथवे के साइकोलॉजी एल्केमिस्ट यानी वो बियॉन्डर्स जो दूसरों को देखकर ताकत हासिल करते हैं, वो राजा के साथ खड़े हैं। और तब जाकर ये पूरा राज खुलता है कि बैकलैंड में ये जो भी राजनीतिक उथल-पुथल है, वो असल में एडम का ही रचा हुआ एक प्रॉक्सी वॉर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर में जो ये पूरा केओस मचा है, वो सिंहासन की लड़ाई नहीं है। ये तो एक दिव्य खेल में चली गई सिर्फ एक चाल है। यहाँ दांव पर कोई राजगद्दी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन लगा है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब खेल ही देवताओं का हो, तो हम जैसे नश्वर इंसानों के पास जीतने का क्या मौका है?